जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी बात हो रही थी हिंदी वर्णमाला के ऊपर, और हिंदी वर्णमाला में हमने इनसे पहले 2-3 पार्ट पढ़ लिए थे। हमने स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में चर्चा कर ली थी। हमने स्वरों का वर्गीकरण बताया था आपको कि स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। तो अभी हम देखेंगे कि स्वरों के जो 5 प्रकार है वो कौन कौन से है। आप इनको घोट के पी रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इसीलिए कहते हैं राम नाम लाडुआ, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम खीर खांड, घोल घोल पी। जितना हो सके इसको घोल घोल के पी जाओ, ये हर एक एग्जाम में काम आएंगे। मेरी बात आप मानो तो अच्छी बात है। अभी आपके पास में टाइम भी है तो आप बढ़िया से इसको तैयार करो। हाँ, हमने बात की थी स्वरों का वर्गीकरण। किनका? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हमने, आपको पता हो तो, कितना प्रकार से किया था? तो 5 प्रकार से किया था। कितने प्रकार से किया था? 5 प्रकार के। हमने बताया था आपको कि जो सबसे पहले होता है, उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं, और मुखाकृति के आधार पर स्वर मतलब कितने प्रकार के होते हैं, और जो लास्ट 5वां था वो नासिका के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम एक एक को खोल करके पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये सारे जो हमने इसके वर्गीकरण किया है। एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उच्चारण अवधि के। उच्चारण अवधि के आधार पर जो स्वर होते हैं इसको 2 भागों में बांटा जाता है। ध्यान रखना, उच्चारण अवधि मतलब उनको बोलने में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक आता है लघु स्वर। ध्यान रखना, ये जो है लघु स्वर, ये इसके अलावा आपसे दूसरे नाम भी पूछे जा सकते हैं। दूसरे नाम कैसे पूछे जाएंगे? जैसे एक मात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए। जैसे लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर। तो अब यहां हमें ये देखना है कि ये कहते किसको है। तो वे वर्ण या वे स्वर जिनका उच्चारण करने में जो समय है वो ना के बराबर लगे या फिर एक मात्रा का समय लगे, उसको हम लघु स्वर कहते हैं। उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं, उसी को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, उसी को मूल स्वर कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है निम्न में से मूल स्वर है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है निम्न में से मूल स्वर नहीं है। ये सवाल अपने से पूछा जाता है। तो अपने मान लो कि अपने से पूछा गया कि निम्न में से मूल स्वर है, ठीक है। आपने को ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन दे देगा आ, दूसरा ऑप्शन देगा बड़ी ई, तीसरा ऑप्शन देगा ओ, और चौथा हमारे सामने ऑप्शन आएगा ए। हमें सवाल पूछा कि निम्न में से मूल स्वर है। अब अपने को वहां पता होना चाहिए मूल स्वर कहे, एक मात्रिक स्वर कहे, ह्रस्व स्वर कहे, लघु स्वर कहे, ये 4 होते हैं जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है। उसको ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना, अ, ई छोटी है, विशेष तौर पे ध्यान रखना, ई छोटी वाली, ऊ भी छोटा, और री। ये जो 4 स्वर है ये कौन क्या है? तो ये लघु स्वर कहलाते हैं। ये ही मूल स्वर है, विशेष तौर पे ध्यान रखना। तो मूल स्वर किसको कहते हैं? अ, ई, उ, री। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना, किसी को बुलाते हैं ना तो अपन हिंदी में तो कहते हैं आ जाओ, पर शुद्ध मारवाड़ी में जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? औरी। क्या बोलते हैं? औरी। तो मतलब कि अ, ई, उ, री, ये क्या है? ये मूल स्वर है, ये एक मात्रिक स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है, ये ही लघु स्वर है। ये विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। बात करें उच्चारण अवधि के आधार पर, दूसरा प्रकार होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं और गुरु स्वर भी कहते हैं। ध्यान रहने वाली बात है संधि स्वर की।
किसकी? संधि स्वर की। संधि स्वर की विशेष तौर पे हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना, संधि स्वर किस किस को कहते हैं अभी अपन देखेंगे। उनसे पहले अपने को ध्यान रखना विशेष तौर पे कि दीर्घ स्वर होते कितने हैं। तो भाई 4 तो ये हो गए, अ ई उ री, ये लघु स्वर हो गए। तो पीछे बच्चे कितने? 7। 7 और 4 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो हो गए ना भाई 4 ये आ गए। इसको छोड़ करके जो बाकी बच रहे हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये जो 4 है, सॉरी 7 है, ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। क्या है? देखो, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब यहां ध्यान देने वाली विशेष तौर पे बात यह है कि हमसे सवाल पूछा जाएगा निम्न में से संधि स्वर है या न है, या सवाल यह भी पूछा जा सकता है निम्न में से समान जातीय स्वर कौन से है, विज जातीय स्वर कौन कौन से है, संधि अक्षर कौन कौन से है या नहीं है। इसके ऊपर विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग के जो 3 हैं यानी कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनको ध्यान रखना समान जातीय समानाक्षर भी कहते हैं। ध्यान देने वाली विशेष तौर बात है, सजातीय वर्ण कौन कौन से होते हैं? सजातीय वर्ण होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ध्यान रखना, सजातीय के स्थान पे हमें पूछा जा सकता है समानाक्षर। समानान अक्षर जो है यानी कि समान अक्षरों से एक ही जाति से जो स्वर बनते हैं उसको ही समानान अक्षर कहते हैं या सजातीय कहते हैं। अब 3 तो ये गए, तो पीछे 4 वाले जो है इसको संधि अक्षर कहते हैं। संधि अक्षर को ही विजातीय अक्षर कहते हैं। विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है भाई, संधि अक्षर क्यों कहते हैं? कि संधि करके बने हुए हैं। क्या बने हुए? संधि करके। एक वर्ण एक ही जाति का ना हो करके अलग अलग जाति का जो होता है उसको संधि अक्षर कहते हैं। यानी एक दूसरे ने संधि करके बनाया है उसको विजातीय, यानी अलग अलग जाति से जो मिलकर के बनते हैं वो विजातीय होते हैं। कौन कौन से? जैसे ए, आई, ओ, औ, ये विजातीय भी है और संधि अक्षर भी है। उम्मीद करता हूं ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ी चर्चा अपन इनके ऊपर कर लेते हैं। ये सवाल अपने से कई बार पूछा जाता है। तो अपन यहां बात करते हैं कौन कौन से समानाक्षर होते हैं, कौन कौन से संधि अक्षर होते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। विशेष तौर पे ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बात की आ, मैंने बात की बड़ी ई, मैंने बात की बड़ा ऊ। अब दोस्तों ये किन किन से मिलकर बना है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देखो अ या आ, ये आ, य, अ। समझ में आ गया होगा इसको संधि अक्षर क्यों कहते हैं। देखो आ कब बनता है? जब अ या आ प्लस आ या अ ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? आ का। तो इसी प्रकार जो बड़ी ई है इसमें छोटी ई या बड़ी ई प्लस बड़ी ई या छोटी ई, दो ये मिलकर के बड़ी ई का निर्माण करते हैं। अब मैं बता रहा हूं संधि अक्षर कहते किसको है ना, वो विशेष तौर पे ध्यान देना। बड़ा ऊ, बात करें बड़ा ऊ तो देखो ऊ या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ या छोटा ऊ, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको सजातीय वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय वर्ण कहते हैं या समाना अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सजातीय, सजातीय या समानाक्षर, यानी कि एक ही जाति से मिलकर के बनते हैं या एक ही अक्षर यानी समान अक्षरों से जो मिलकर के बनते हैं उनको समानाक्षर या सजातीय वर्ण कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे विजातीय या संधि अक्षर की। किसकी बात करेंगे? हम बात कर रहे हैं संधि अक्षर की, यानी कि जो संधि करके बनाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। संधि अक्षर भी कहते हैं इसको, या फिर इसको विजातीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ए, आई, ओ, औ, ये चारों मैंने बताए। ये क्या होते हैं? ये होते हैं विजातीय या संधि अक्षर। सबसे पहले बात करें ए की, तो ए किन किन से मिलकर बनता है? तो अपन सबसे पहले देखते हैं, संधि पढ़ते हैं तो अ या आ के बाद
अ या आ के बाद में जब ई या बड़ी ई या बड़ी ई आती है तो किसका निर्माण होता है? ए का। अ या आ के बाद ई या ई आती है तो ए का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब हम देखते हैं आई का तो अ या आ के बाद ए या आई आता है तो किसका निर्माण होता है? आई का। समझ रहे हो ना? ये क्या है? ये संधि अक्षर है। ध्यान रखना, संधि करके मिले हुए बने हुए होते हैं। ये सजातीय वर्ण नहीं है, ये विजातीय वर्ण है, यानी अलग अलग जाति के। देखो अ या आ की अलग जाति है, ई की जाति अलग है, अ आ की ए आई की, तो ये अलग अलग है। इसको ही ध्यान रखना, संधि अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि अक्षर। और इसको ही विजातीय कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय अक्षर। विशेष तौर पे ध्यान रखना। हाँ, तो अब बात करते हैं ओ की। तो अ या आ के बाद में जब ऊ या ऊ, अ या आ प्लस ऊ या बड़ा ऊ, ये मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार अ या आ प्लस ओ या औ, ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? औ का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा कि संधि अक्षर क्या है, समानाक्षर क्या है ना। तो इसके ऊपर विशेष तौर पे ध्यान रखना। सवाल कई बार पूछा जाता है, निम्न में से संधि अक्षर है या नहीं है। अब अगर आगे अपन बात करते हैं तो ये उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लघु स्वर, जिसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दीर्घ स्वर, जिसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, संधि अक्षर भी कहते हैं, इसको गुरु स्वर भी कहते हैं। तो ये विशेष तौर पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। बात करें इसके बाद में ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पे स्वरों के भेद भी 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देखते। एक कहता है वृत्ताकार स्वर। कौन सा? वृत्ताकार स्वर, यानी कि जब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर होठ जो है, अपने होठों की जो आकृति है वो किसके समान हो जाती है? वृत्त के समान हो जाती है, वो वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करके देख लो, ऊ ऊ ओ औ, इन चारों वर्णों का जब उच्चारण करोगे तो आप खुद उच्चारण करके देखो ना, अपना होठ है ना एक वृत्त के समान हो रहा है। कैसा? वृत्त के समान। तो वो क्या है? ये वृत्ताकार स्वर है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात करें अवृत्ताकार स्वर, तो दूसरी अवृत्ताकार स्वर अ आ ई री ए आई, तो इनका जब उच्चारण करते हैं तो सामान्य होता है, यानी जो हमारे ओष्ठ है यानी ओठ है जो, ये क्या करते हैं? वृत्त की आकृति नहीं लेते हैं इनका उच्चारण करने पर। और जो ऊ और ओ औ इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठों की जो आकृति होती है वो कैसी हो जाती है? वृत्त के समान। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। बात करें इसके बाद में जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर होते हैं उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अग्रस्वर। क्या होता है? अग्रस्वर। भाई जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर सामान्य भाषा में ये समझते हैं ना अपन कि भाई जिह्वा की क्रियाशीलता क्या होगी, यानी जिनका उच्चारण करने में कौन सा जिह्वा का भाग ज्यादा क्रियाशील रहता है वो ही जिह्वा के आधार क्रियाशीलता के आधार पे होगा। सिंपल सी बात है ना। सबसे पहले कौन सा आता है? अग्रस्वर। अग्रस्वर मतलब जिह्वा के आगे वाला भाग, जो आगे अपने जिह्वा का है वो जब क्रियाशील होता है तो वो अग्रस्वर कहलाते हैं। कौन कौन से स्वर? ई री ए आई, इन चारों स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का आगे का भाग ज्यादा क्रियाशील रहता है, इसीलिए इसको अग्रस्वर कहते हैं। बात करें मध्य, तो जिह्वा का मध्य का भाग, बीच का भाग जो क्रियाशील रहेगा, सिर्फ अ का उच्चारण करते हैं ना अ, तो हमारा थोड़ा सा देखते हैं कि जीभ का आगे वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर चला जाता है, पीछे वाला बैठ जाता है, यानी बीच वाला जो पैंदा है वो थोड़ा क्रियाशील रहता है, तो वो हो जाता है हमारा मध्य स्वर। बात करें पश्च स्वर की, तो पश्च स्वर का मतलब जिह्वा का पीछे वाला भाग क्रियाशील रहना। पीछे वाला भाग क्रियाशील कहाँ रहता है? आ ऊ ओ औ, इन चारों का जब उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा का कौन सा भाग क्रियाशील होगा? जिह्वा का पश्च भाग, जो पीछे का भाग है वो क्रियाशील रहता है, इसीलिए इसको पश्च स्वर भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये चीज सारी समझ में आई होगी। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर कितने भागों में बांटे गए? 3 भागों में, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद में जो हमारा चौथा नंबर आता है,
चौथे नंबर पे आता है मुखाकृति के आधार पर, यानी मुख की आकृति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है संवृत स्वर। क्या है? संवृत स्वर। भाई संवृत स्वर क्या होता है? यानी कि ऐसे व्यंजन ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर क्या हो जाता है? मुख एकदम वृत्त के समान बंद हो जाता है, वो होता है संवृत स्वर। जैसे ई, ई, उ, री, इनका चारों का उच्चारण करने पर मुख है वो वृत्त के समान एकदम बंद ना होता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, बंद नहीं होता है, यानी वृत्त के समान बंद नहीं होता है, वो होता है संवृत स्वर। कौन कौन से होते हैं? ई, ई, उ और री। इसके बाद में हम बात करते हैं अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर का मतलब होता है मुंह आधा सा खुला, आधे वृत्त के समान। तो आधे वृत्त के समान किस में? देखो स्वर में होगा ए में और ओ में। किस में? ए में और ओ में। जब ए और ओ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह जो है अर्ध संवृत स्वर के समान रहता है। बात करें विवृत स्वर की। किसका? विवृत। विवृत का मतलब क्या होता है? मुंह पूरा खुला रहना, मतलब वृत्त न बनना, वृत्त जो है इसका नहीं बनना, यह होता है विवृत स्वर। विवृत स्वर कौन सा होगा? आ का। किसका फोन आ रहा है देखना, मोबाइल फोन किसका रहा है? हाँ, तो विवृत का मतलब क्या होता है कि भाई मुंह वृत्त के समान न बनना, और किस में ना बनता है? आ में। आ का जब उच्चारण करते हैं तो मुंह पूरा का पूरा खुला सा रह जाता है, तो उसमें क्या होता है? विवृत। और बात करें अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत मतलब आधा मुंह बंद आधा मुंह खुला, जैसे अ, आई और औ। ये 3 भेद होते हैं अर्ध विवृत के। विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है, ये मुखाकृति के आधार पर जो स्वरों के भेद होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं? सॉरी 4 होते हैं। एक होता है संवृत स्वर, एक होता है अर्ध संवृत स्वर, एक होता है विवृत स्वर, एक होता है अर्ध विवृत स्वर। अब यहाँ ध्यान रखना, कई बार हमें क्रम पूछ लिया जाता है कि भाई किस में मुंह सबसे ज्यादा खुला रहता है, किस में सबसे कम मुंह खुला रहता है। विशेष तौर पे इस बात को ही हमें समझना है कि जो ये हमने 4 भेद पढ़े, इसमें जैसे संवृत है, इसमें ध्यान रखना मुंह सबसे कम खुलता है। क्या होता है? कम खुलता है। सबसे कम अगर किसी में खुलता है तो संवृत स्वर का उच्चारण करने में सबसे मुंह कम खुलता है। इसके बाद में इनसे थोड़ा ज्यादा, किनसे? संवृत से थोड़ा ज्यादा अर्ध संवृत होता है। मतलब संवृत में सबसे कम मुंह खुलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा किस में खुलेगा? अर्ध संवृत में। इस संवृत से और अर्ध संवृत से भी ज्यादा, इन दोनों से ज्यादा किस में मुंह खुलता है? तो अर्ध विवृत में। और पूछे सबसे ज्यादा मुंह किस में खुला रहता है? विवृत में। सबसे अगर ज्यादा मुंह खुला रहने की बात की जाए तो वो किस में रहेगा? विवृत में। यहां हमने क्या देखा था? विवृत जो है ये विवृत है, इसमें आ का उच्चारण करते हैं, और जब आ का उच्चारण करते हैं तो मुंह खुला रह जाता है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा विवृत में मुंह खुलता है और सबसे कम खुलता है तो संवृत में खुलता है। तो ये थोड़ा क्रम है, थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है। बात करें इनसे आगे तो 5वां होता है नासिका के आधार पर जो स्वर होते हैं, इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है निर्नासिक। क्या होता है? निर्नासिक स्वर। एक होता है निर्नासिक स्वर। निर्नासिक का मतलब होता है कि जिनका उच्चारण नाक से नहीं होता हो। सिंपल सी बात है भाई, निर्नासिक का मतलब क्या हुआ? जिनका उच्चारण हम नाक से ना करते हैं वो निर्नासिक स्वर होते हैं। जैसे सभी स्वर इसमें आ जाते हैं, जितने स्वर होते हैं, कितने होते हैं? 11, तो वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? निर्नासिक में आ जाता है। और उसके बाद में दूसरा जो इसका भेद होता है, जिसको कहते हैं अनुनासिक या समानुनासिक। क्या कहते हैं? सानुनासिक भी कहते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप देखना किसी भी स्वर के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है, वो चंद्र बिंदु उनका उच्चारण करने पर हमारी नाक में झंझाट सी हो जाती है। अपन उच्चारण करते हैं अंग अंग,
तो देखना मुंह तो बंद हो जाएगा पर नाक में कंपन सी हो जाती है, वो होता है सानुनासिक या अनुनासिक। तो अनुनासिक जिस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा रहता है वो सारे के सारे सानुनासिक या अनुनासिक होते हैं। तो ये हमने 5 प्रकार से स्वर का वर्गीकरण हमने पढ़ा है। उम्मीद करता हूं ये पांचों आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, आप देख लेना कि कौन से स्वर होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 2। कितने? 2। उच्चारण के बाद में दूसरे नंबर हमने पढ़ा था नासिका के आधार पर, दूसरे नंबर पे पढ़ा था हमने ओष्ठाकृति के आधार पर, और ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद कितने थे? 2। फिर तीसरे नंबर जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जिसके भाग थे 3। फिर हमने चौथे नंबर पे क्या पढ़ा? चौथे नंबर पे हमने पढ़ा मुखाकृति के आधार पर, और मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 4। इसके बाद में 5वें नंबर पे हमने पढ़ा नासिका के आधार पर जिसके आधार पर स्वरों के भेद होते हैं 2। उम्मीद करता हूं ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। बात करें अनुस्वार बिंदु की। अनुस्वार बिंदु को विशेष तौर पे ध्यान देना। अनुस्वार बिंदु कहां लगता है, क्या होता है अनुस्वार बिंदु? शब्द के अगले यानी कि किसी भी शब्द का जो जिस वर्ग का होता है उसके अगले वाला जो वर्ण होगा उसी वर्ग का अनुस्वार बिंदु लगता है। अनुस्वार के बाद का जो वर्ग होता है उसका अनुस्वार लगता है। यहां विशेष तौर पर यह परिभाषा समझ में नहीं आई ना, थोड़ा इधर देखो, मैंने यहां लिखा है चंचल। देखो इस च के ऊपर मैंने ये अनुस्वार बिंदु लगाया, आपको दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं। ये चंचल मैंने आप इस च के ऊपर लगाया है। अब ये है ना इसके इस वर्ग का अनुस्वार बिंदु बनेगा। समझ में आ रही है ना बात? मैं क्या कह रहा हूं, विशेष तौर पे समझना, इधर समझना। जैसे मैंने लिखा चंचल, क्या लिखा? चंचल। अब मैंने इस च के ऊपर जो ये अनुस्वार बिंदु लगाया है ना, ये अनुस्वार बिंदु कौन से वर्ग का होगा? तो जिसके ऊपर लगा हुआ है उसके बाद का वर्ण किस वर्ग का है उसी वर्ग का वो अनुस्वार बिंदु लगता है, ध्यान रखना। तो ये च है, च के बाद कौन सा है? तो भी च है। तो च वर्ग का अनुस्वार बिंदु क्या होता है? ज। तो क्या बन जाएगा? चंचल। ये ध्यान रखना, विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। तो इसी प्रकार हम जैसे पढ़ते हैं चंद्र, क्या पढ़ा? चंद्र। अब इस च के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, सॉरी ये बीच में नहीं आएगा, हाँ, ये जो च के ऊपर अनुस्वार दिख रहे हैं ना, अब च के बाद क्या आ रहा है? द। तो द वर्ग का अनुस्वार बिंदु लगेगा तो शुद्ध रूप में लिखा जाएगा चंद्र। ये न बीच में इस प्रकार से जुड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। जैसे एक शब्द में और लिखता हूं पंकज। अब यहां आप देख रहे हो प के ऊपर अनुस्वार बिंदु लगा हुआ है, प के बाद कौन सा वर्ग है? क वर्ग है। तो ये अनुस्वार बिंदु कौन से वर्ग का होगा? क वर्ग का। तो इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? प अदांग फिर कच, पंकज। ये शुद्ध रूप से लिखा जाता है। विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। उम्मीद करता हूं अनुस्वार बिंदु भी आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन जो ध्वनि है इनका वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही है कि हाँ बंदा मेहनत कर रहा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे यही उम्मीद है कि भाई लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में अपना नुकसान कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।